नमस्कार साथियों। राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित आज हम 50 प्रश्नों को करने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संस्कृति के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है? प्रश्न ध्यान से सुनिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 366। अनुच्छेद 366 में भारतीय संविधान के अनुसूचित जनजातियों को सम्मिलित किया गया है और परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने प्रकार की अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? राजस्थान में कितने प्रकार की अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? तो 12 प्रकार की राजस्थान में अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 12 प्रकार की, जिनमें सबसे बड़ी जनजाति मीणा जनजाति है। सबसे बड़ी कौन सी जनजाति है? मीणा। सबसे प्राचीन जनजाति भील है। भील सबसे प्राचीन जनजाति है। सबसे भोली जनजाति गरासिया है। वहीं सबसे समृद्ध जनजाति मीणा है। मीणा सबसे समृद्ध है और सबसे भोली जनजाति गरासिया है। अगला प्रश्न है हमारा, जनजातियों से संबंधित, हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो हाथीमना नृत्य भील जनजाति में प्रसिद्ध है। याद रखने योग्य बात है कि हाथीमना नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो भील जनजाति हाथीमना नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, मीणा जनजाति के आराध्य देव कौन है? तो मीणा जनजाति के आराध्य देव गौतम ऋषि हैं। मीणा जनजाति के आराध्य देव गौतम ऋषि को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कोडिया देवी किस जनजाति में प्रसिद्ध है? कुल देवी है। तो कोडिया देवी सहरिया जनजाति की कुल देवी है। किसकी? सहरिया जनजाति की। कोडिया देवी सहरिया जनजाति की कुल देवी है। अगला प्रश्न है हमारा, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो फायरे फायरे भील जनजाति का रणघोष है। फायरे फायरे, जो कोई विपत्ति आती है या फिर कोई झगड़ा होता है तो वो फायरे फायरे बोलकर झगड़ा करते हैं। ये फायरे फायरे यही शब्द है जो जनजातियों में युद्ध करने के समय बोला जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? तो मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा गरासिया जनजाति में पाई जाती है। किसमें? गरासिया जनजाति में मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, कथौड़ी जनजाति का 7.5 फीट लंबा बांस का बना वाद्य यंत्र जिसे मृत्यु के समय बजाया जाता है, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है कथौड़ी जनजाति का जिसे व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद बजाया जाता है? तो पावरी कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? पावरी। 7.5 फीट लंबा बांस का बना हुआ वाद्य यंत्र होता है ये पावरी। अगला प्रश्न है हमारा, किस जनजाति में हाकिम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी कसम मानी जाती है? तो किस जनजाति में हाकिम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी कसम मानी जाती है? इसका मतलब वो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर उन्होंने हाकिम राजा का प्याला पीकर कसम खा ली तो उस बात को पूरा करते हैं। तो यह प्रथा कंजर जनजाति में पाई जाती है। कंजर लोग हाकिम राजा का प्याला पीकर कसम खाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कठपुतली नृत्य में प्रवीण जनजाति है? तो राजस्थान में आप देखते होंगे कठपुतली नृत्य में सबसे ज़्यादा प्रवीण जनजाति नट है। नट जनजाति के द्वारा कठपुतली नृत्य कराया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? यह एक विवाह उत्सव की रस्म होती है जो कि मीणा जनजाति में पाई जाती है। मोरनी मोड़ना किस जनजाति की है? मीणा जनजाति की। अगला प्रश्न है हमारा, पति की मृत्यु अन्यत्र होने व वहीं पर उसका दाह संस्कार कर दिए जाने पर उसकी विधवा के चितारोहण को क्या कहा जाता है? विधवा के चितारोहण को अनुमरण कहा जाता है। अगर किसी पति की जनजाति में मृत्यु हो गई, उसका दाह संस्कार वहीं कर दिया तो विधवा चितारोहण करती है तो उसे अनुमरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डाकन प्रथा को सर्वप्रथम कहाँ पर गैर कानूनी घोषित किया गया? तो सर्वप्रथम राजस्थान में डाकन प्रथा को उदयपुर रियासत में गैर कानूनी घोषित किया गया। डाकन प्रथा को सर्वप्रथम उदयपुर में गैर कानूनी घोषित किया गया।
अगला प्रश्न है हमारा कि 1856 में पारित विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किन के प्रयासों का परिणाम था। 1856 में राजस्थान में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों का परिणाम था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये एक ही नाम है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों का परिणाम था। अगला प्रश्न हमारा, एक रस्म है कुकड़ी, रस्म का नाम क्या है? कुकड़ी, जिसके तहत विवाह उपरांत युवती को अपने चारित्र पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती है, किस जनजाति में प्रचलित है? तो यह सांसी जनजाति में प्रचलित है। सांसी जो कि भरतपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। शादी से पहले युवती को अपने पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती है। सर्वाधिक भरतपुर में पाई जाती है, सांसी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारे, दास प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? तो सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक विलियम बेंटिक ने लगाई थी 1832 में। कोटा के अंतर्गत विलियम बेंटिक ने 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाया था राजस्थान में। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध है, तो यह विवाह से संबंधित रस्म है आदिवासियों में, जो कि बहुत प्रचलित है लीला मोरिया संस्कार। जो संस्कार बालक को विद्या आरंभ करने के लिए गुरु के पास ले जाया जाता है, उसे कहते हैं। बालक जब आदिवासियों में विद्या आरंभ करने के लिए जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता है। मुजरा लाग किसे कहते हैं? तो ये मुजरा लाग है, ये राम राम लाग के नाम से जानी जाती है। मुजरा लाग का मतलब राम राम लाग है ये। अगला प्रश्न है, सामंतों में ली जाने वाली सैनिक सेवा क्या कहलाती है? तो सामंतों में ली जाने वाली सैनिक सेवा चाकरी कहलाती है। क्या कहलाती है? चाकरी। चाकरी के नाम से जाना जाता है जो सामंतों में ली जाने वाली सैनिक सेवा ली जाती है। सैनिक जब किसी गांव के पास आ जाते हैं तो वहाँ पर उनकी सेवा करवाई जाती है गांव वाले से, तो उसे चाकरी कहा जाता है, सेवा चाकरी। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने को क्या कहते हैं? तो जब राज दरबार में साइडों में पंक्तिबद्ध तरीके से जब सभी मंत्रीगण वगैरह और भी पदों पे रहने वाले आदमी बैठते हैं तो उसे मिसल के नाम से जाना जाता है। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने को मिसल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कृषि भूमि पर लिया जाने वाला लगान क्या कहलाता है? कृषि भूमि पर रियासत काल में लिया जाने वाला लगान बिगोड़ी कहलाता था। क्या कहलाता? बिगोड़ी कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्यालू क्या है? ब्यालू क्या है? तो ब्यालू शाम के भोजन जब करते हैं तो उसे ब्यालू कहा जाता है। शाम के भोजन को क्या कहा जाता है? ब्यालू। अगला प्रश्न है हमारा, बे राजपूत जिन्होंने राज्य की सेवा के लिए अपना बलिदान दिया था क्या कहलाते थे? बे राजपूत जिन्होंने अपनी राज्य की सेवा के लिए बलिदान दिया था तो वे भौमिया कहलाते थे। क्या कहलाते? भौमिये। उन्हें राजस्थान में भौमिये कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी वेशभूषा में वर वधू गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? 25 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी वेशभूषा में वर वधू गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? तो उसे धटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी वेशभूषा में वर वधू जो गांठ बांधते हैं तो उस वस्त्र को क्या कहते हैं? धटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर जो वस्त्र पहना जाता है उसे ब्रीचे के नाम से जाना जाता है। ब्रीचेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रीचेस। उसे ब्रीचेस कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अचकन निम्न में से किसका पर्याय है? अचकन अंगरक्षी का पर्याय है। अंगरक्षी और अचकन एक जैसे होते हैं, तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अचकन किसका पर्याय है? तो अचकन अंगरक्षी का पर्याय है। 28 नंबर प्रश्न है हमारा, आदिवासी पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? तो आदिवासी पुरुषों द्वारा जो तंग धोती पहनी जाती है उसे ठेपाड़ा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ठेपाड़ा के नाम से जाना जाता है तंग धोती को। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस वाद्य यंत्र का संबंध पुरुषों से नहीं है? तो ये नानर जो वाद्य यंत्र है वो पुरुषों से संबंधित नहीं है।
यह महिलाओं का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। यह महिलाओं का कैसा वाद्य यंत्र है? प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है हमारा, तारावाद की ओढ़नी विशेष व्यक्ति स्वर्ग वर्ग की स्त्रियों में लोकप्रिय है। तो यह तारावाद की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं में बहुत प्रचलित है। तारावाद की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं में बहुत अधिक प्रचलित है। अगला प्रश्न है हमारा, लंपा लंपी, किरण गोखरू, नक्शी ताड़ी, ताश जरी, फर्रुखाई इत्यादि किसके प्रकार हैं? तो ये गोटा के प्रकार हैं। ध्यान रखना, लंपा लंपी, किरण गोखरू, नक्शी ताड़ी, ताश जरी, फर्रुखाई इत्यादि गोटा के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सरारा क्या है? तो सरारा एक वस्त्र है जो कि आदिवासियों द्वारा पहना जाता है। सरारा क्या है? एक वस्त्र है। राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध हैं? राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो लहरिया और पोमचे राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर के प्रसिद्ध हैं। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो लहरिया जयपुर के प्रसिद्ध हैं। एक इम्पोर्टेंट बात, पुत्र के जन्म पर थाली बजाई जाती है और पुत्री के जन्म पर सूपड़ा, जिसे सूप कहते हैं, जो अनाज को साफ करने के काम आता है ना, वो सूप कहलाता है। तो वो पुत्री के जन्म पर बजाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 34 नंबर, लालर क्या है? राजस्थान में लालर किसे कहते हैं? तो लालर विधवा स्त्रियों की ओढ़नी होती है। जो विधवा स्त्रियाँ जिस ओढ़नी को ओढ़ती हैं तो उसे स्थानीय भाषा में लालर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मेमंद क्या है? मेमंद क्या है? तो मेमंद सिर का आभूषण है। मेमंद क्या है? सिर का आभूषण है, जो सिर पर रहता है ना एक सामने की तरफ, तो वो मेमंद ही कहलाता है। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? पहले जब पुराने टाइम पे प्रेम विवाह होता था तो उसे क्या कहते थे? गंधर्व विवाह कहते थे। पुराने टाइम पे आपने सुना होगा, गंधर्व विवाह है प्रेम विवाह को। अगला प्रश्न है, गौना रस्म किससे संबंधित है? तो गौना आप सभी को पता होगा, विवाहों में की जाती है गौना रस्म, विवाह से संबंधित रस्म है ये। अगला प्रश्न है 38, राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गांव की निवासी थी? राजस्थान में सती हुई रूप कंवर देवराला गांव जिला सीकर में पड़ता है, निवासी थी। राजस्थान में सती हुई रूप कंवर देवराला गांव जिला सीकर से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा 39, कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित है? तो मृत्यु होने पर व्यक्ति की क्या क्या किया जाता है, क्या क्या प्रथाएं हैं? तो बाल व दाढ़ी मुंडवाई जाती है। पुत्र हमेशा बाल या दाढ़ी मुंडवाता है। कोई देते हैं। उठावना मतलब उठा के ले जाते हैं दाह संस्कार करने के लिए। रस्म की पगड़ी, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद पगड़ी बांधते हैं, तो वो रस्म की पगड़ी कहलाती है। अगला है हमारा प्रश्न, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छावदार कहलाता। क्या कहलाता? छावदार कहा जाता था। मेवाड़ महाराणा के जो पगड़ी बांधता था व्यक्ति, उसे छावदार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 41, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो गर्दन में चंपाकली आभूषण पहना जाता है। गर्दन में चंपाकली आभूषण पहना जाता है। अगला प्रश्न है, बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? बल्ल्या आभूषण हाथों में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? हाथों में बल्ल्या आभूषण पहना जाता है। अगला प्रश्न है, रखन किसका आभूषण है? रखन दांत का आभूषण है, जिसे चूप के नाम से भी जाना जाता है। रखन किसका आभूषण है? दांत का आभूषण है। अगला प्रश्न है हमारा, चोप किसका आभूषण है? वही चूप है जो दांत के लिए है, तो चोप नाक का आभूषण है। चोप किसका आभूषण है? नाक का आभूषण है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध संगीतज्ञ भावभट्ट राजस्थान के किस शासक के दरबार में कवि थे? तो भावभट्ट राजस्थान के किस शासक के दरबार में कवि थे? तो ये अनूप सिंह के दरबार में राज कवि थे। अगला प्रश्न है हमारा, गीगलारा बापू और लड़े सुरमा आज जी से कौन संबंधित है? गणपति लाल डांगी। सही आंसर होगा, गणपति लाल डांगी संबंधित है गीगलारा बापू और लड़े सुरमा आज जी से संबंधित किसकी कविताएं हैं? गणपति लाल डांगी की।
अगला प्रश्न है हमारा, केसरिया वालम पधारो नी हमारे देश, उक्त पर्यटन कथन वाक्य किस मांड गायिका द्वारा गाया गया? तो यह किस मांड गायिका द्वारा गाया गया? तो ये मांगी बाई के द्वारा गाया गया। ध्यान रखना 47 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। केसरिया वालम पधारो नी हमारे देश, उक्त पर्यटन वाक्य किस मांड गायिका द्वारा गाया गया? तो ये मांगी बाई के द्वारा गाया गया। अगला प्रश्न है हमारा, हिचकी गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये अलवर मेवात में प्रसिद्ध है। हिचकी गीत राजस्थान के अलवर मेवात क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। 49 नंबर क्वेश्चन है, मस्क नामक वाद्य यंत्र राजस्थान के किन जिलों में विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो ये मस्क नामक वाद्य यंत्र अलवर, सवाई माधोपुर, करौली क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। यह बकरे की खाल से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? मस्क नामक वाद्य यंत्र बकरे की खाल से बनाया जाता है और अलवर, सवाई माधोपुर, करौली में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। 50 नंबर प्रश्न है हमारा, हेला ख्याल में मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? तो हेला ख्याल में मुख्य रूप से नौबत वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? नौबत। हेला ख्याल दौसा, सवाई माधोपुर, करौली में बहुत अधिक प्रचलित है। अगली लाइन है हमारी, हेला ख्याल दौसा, सवाई माधोपुर, करौली में बहुत अधिक प्रचलित है। तो ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न। कुछ गड़बड़ी हुई हो तो सुधार करने की कोशिश करेंगे। चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।